हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 100 वन लाइनर्स को सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ये इन्वायरमेंट साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस लेक्चर में हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो लेक्चर को स्टार्ट किया जाए और वन बाय वन जितने भी वन लाइनर्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। इस वीडियो लेक्चर में हमने जो भी टॉपिक्स इंक्लूड किया है, जो भी हमने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, उसको शॉर्ट में या कह सकते हैं संक्षिप्त में हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। और बहुत ज़्यादा डिटेल ये वीडियो लेक्चर नहीं है, क्योंकि डिटेल पढ़ने के लिए हम वन लाइनर नहीं, फिर उसके लिए हम एक थियोरेटिकल जो है वीडियो लेक्चर बनाएंगे और उसमें बताएंगे इकोलॉजी और इकोसिस्टम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। फिलहाल आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केवल इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को हम डिस्कस करेंगे और जहाँ भी आवश्यकता होगी उस पॉइंट्स को हम डिस्कस भी कर लेंगे। आइए स्टार्ट किया जाए। पर स्टार्ट करने से पहले उन साथियों से जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेक्चर इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, जो पहला पॉइंट है वो है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इकोलॉजी जो टर्म है, इसको सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने जो है इस टर्म को कॉइन किया था। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के जनक की संज्ञा किसे दी जाती है। तो साथियों, फादर ऑफ इकोलॉजी माना जाता है हेकल को ही, तो अर्नेस्ट हेकल को ही फादर ऑफ इकोलॉजी के रूप में कंसिडर किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इकोलॉजी है क्या। तो इकोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं, तो साथियों उसमें हम पढ़ते हैं वातावरण और उसके बीच में जो जीव समुदाय हैं, जो बायोटिक कम्युनिटी होती है, उनके बीच में क्या कोरिलेशन होता है, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, उसे हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, उसे हम पारिस्थितिक विज्ञान में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किस बात पर निर्भर करता है। तो रंध्रों का खुलना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो स्टोमेटा होता है, ये डिपेंड करता है लाइट पर, और साथ ही साथ इसमें एक तत्व की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो है पोटेशियम। तो प्रकाश पर निर्भर करता है, और हमने जैसे बताया कि इसमें एक तत्व की भी भूमिका होती है, वो पोटेशियम है, तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो साथियों, इन सभी में प्रकाश की यानी कह सकते हैं लाइट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगले पॉइंट के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्पदीप्त काली पौधे होते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि अल्पदीप्त काली पौधे क्या हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सारे पौधे हैं, हमने इसमें 2 एग्जांपल लिया है अल्पदीप्त काली पौधों का, जो सॉल्ट डे प्लांट होते हैं। तो उनमें तंबाकू और सोयाबीन 2 पौधों को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो जिनको कम लाइट की आवश्यकता होती है, जिनमें फोटो कह सकते हैं कि जिनमें फ्लावर के ब्लूमिंग के लिए या जिनमें इन्फ्लोरेसेंस ब्लूमिंग के लिए कम लाइट की आवश्यकता होती है, वो उसका एक निश्चित क्राइटेरिया है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, कितना ड्यूरेशन चाहिए उनको लाइट का। तो उस बेस पे हमने 2 एग्जांपल यहाँ पर मेंशन किया है, तंबाकू और सोयाबीन जो है ये शॉर्ट डे प्लांट हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। छायाप्रिय पौधों को कहते हैं, मतलब जो शेड लविंग प्लांट होते हैं, जिनको लाइट जो है मतलब जो पसंद नहीं करते हैं, जो शेड पसंद करते हैं, जो छाया पसंद करते हैं, ऐसे पौधों को कहते हैं हेलियोफोबस। फोबस जो जहाँ पर टर्म आ जाए तो फोबस मीन्स होता है फियर यानी डरना, मतलब जो लाइट से डरते हैं, कह सकते हैं ये अवे फ्रॉम लाइट, दैट्स नोन इज हेलियोफोबस। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 8वां है, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम तापमान क्या है। तो साथियों, उसका सर्वोत्तम तापमान है 25 से 35। एंजाइम की क्रियाशीलता ज़्यादा पाई जाती है, तो उसके लिए जो टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर या टेम्परेचर रेंज जो माना जाता है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। मतलब एंजाइम डीनेचुरेशन होता है किस टेम्परेचर पर। तो जो हाई टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर 60 से 17 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम जो होता है वो डीनेचर हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं। तो अल्पाइन वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो होती है समुद्र तल से 3600 से लेकर 4000 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अस्थायी बर्फ लाइन की क्या ऊंचाई है। मतलब जहाँ पर परमानेंट बर्फ जमी रहती है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 4000 मीटर। 4000 मीटर, तो यहाँ पर देखिए 3600 से 4000 मीटर दिया गया है अल्पाइन वृक्ष की। तो अल्पाइन वृक्ष के बाद का जो आएगा, क्या नाम है, जो हाइट आएगी वो अस्थायी बर्फ लाइन की ऊंचाई है 4000 मीटर। तो इसके बाद फिर वृक्षों की संख्या जो लगभग नगण्य हो जाती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12,
वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? तो साथियों, जो ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन, ये एक बायोटिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो एरियल पार्ट होते हैं प्लांट्स के, उसमें से वाटर का रिमूवल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अंकुरण के लिए बीजों का कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? तो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट कहलाता है वसंतीकरण, ठीक है, उसे कहते हैं वसंतीकरण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां किस रूप में बदल जाती हैं? किस में बदल जाती हैं? तो साथियों, वो बदल जाती हैं कांटों में, स्पाइन्स में बदल जाती हैं, नुकीली हो जाती हैं। वो उनके मॉडिफिकेशन होते हैं, उनके बचाव भी होते हैं उनसे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस रिलीज होती है, इसका एमिशन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो आर्गन गैस की मात्रा जो पाई जाती है वो पाई जाती है 0.93%, यानी 1% से भी कम होती है। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं, तो जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं पौधों के लिए आवश्यक, तो वो है ह्यूमस है। ह्यूमस में सही प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ह्यूमस एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसमें पौधों के सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में अवनलिका क्षरण यानी जो गली इरोजन होता है, तो भारत में अवनलिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो साथियों, कौन सा प्रभावित क्षेत्र है? तो वो है मालवा पठार क्षेत्र, या इसे चंबल घाटी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये मालवा पठार क्षेत्र जो है अवनलिका क्षरण या कह सकते हैं गली इरोजन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान किस क्षेत्र में स्थित है? तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किस प्रकार के मैदान होते हैं, लोएस्ट मैदान किस प्रकार के मैदान होते हैं। तो चीन में पाया जाता है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा जो लोएस्ट मैदान है वो चीन में पाया जाता है, चीन देश में। अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है। मतलब जब हवा तेज़ चलती है, हवाएं तेज़ चलती हैं, तो वायु के माध्यम से, एयर के माध्यम से, विंड के माध्यम से जो सॉइल होती है या धूल कण कह सकते हैं कि उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। जो दूसरे स्थान पर जहाँ पर डिपॉजिट हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? तो डिपॉजिट हुई जो मृदा है उसे क्या कहेंगे? तो वो कहलाएगा वातोड़ कहलाएगा, या इयोलियन सॉइल कहते हैं उसे, वातोड़ कहा जाता है या उसे कहते हैं इयोलियन सॉइल, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अधोमृदा यानी जो सब सॉइल है, अधोमृदा के किस संस्तर को कहा जाता है? तो साथियों, वो कहा जाता है बी होरिजन को। जो बी संस्तर होता है उसे अधोमृदा संस्तर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में औसतन कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है इसकी कितनी मात्रा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 5% के समथिंग। क्वेश्चन नंबर 23। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है वो पाया जाता है पीट मृदा में, ठीक है। पीट मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वाष्पोत्सर्जन, थोड़ा सा ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये वाष्पोत्सर्जन होना चाहिए, आप इसको समझ लीजिएगा। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है, तो इसके लिए जो एसेंशियल जो एलिमेंट्स है वो है पोटेशियम, ठीक है। तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए हमने बताया था 2 फैक्टर, एक तो लाइट तो चाहिए ही, साथ साथ वहाँ पर पोटेशियम का भी रोल होता है। तो ये दूसरा जो है आपका पोटेशियम भी है। तो जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तभी ट्रांसपिरेशन वाली प्रोसेस होती है। तो ये कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो साथ ही वो है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वह मृदा जल जिसमें पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं, तो उस मृदा जल को क्या कहा जाता है? जो पौधे अपने उपयोग में लेते हैं तो उसे कहते हैं केचिका जल या कैपिलरी वाटर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 26। किस मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक मानी जाती है? तो वो कौन सी मृदा है? तो साथियों, वो मृदा है मटियार या क्ले मृदा, ठीक है। क्ले सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है या वाटर रिटेंशन जो कैपेसिटी होती है सबसे ज़्यादा पाई जाती है मटियार मृदा की या क्ले सॉइल की। क्वेश्चन नंबर 27। जल आक्रांत मृदा यानी जो वाटर लॉक सॉइल होती है में किस प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं? तो साथियों, वहाँ पर मैंग्रोव जो वन होते हैं वो पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जलाक्रांत मृदा में, जो वाटर लॉक सॉइल है वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव। क्वेश्चन नंबर 28। पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस पीएच मान पर होता है? तो मतलब पौधों की ग्रोथ की बात करें और उस पीएच मान पर पौधे अधिक से अधिक जो है पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, तो वो कौन सा पीएच मान है? तो 6 से लेकर 7.5 पीएच मान जो होता है इस पर पौधों की सर्वाधिक अच्छी ग्रोथ होती है और ये पोषक तत्वों को अधिक से अधिक मात्रा में अवशोषित कर पाते हैं। तो याद रखिएगा कौन सा पीएच मान है? पीएच मान है 6 से 7.5। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कौन सा है? तो वो है मटियार, ठीक है। कौन सा है? मटियार, या इसे जो हम दूसरे नाम से जानते हैं क्ले के नाम से जानते हैं। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है, तो उन्हें कहते हैं कैल्सिकॉल्स, ठीक है।
चूना प्रधान क्या कहते हैं, चूना को क्या बोलता है, जिनमें चूना की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऐसे पौधों को कहा जाता है कैल्सिकोल्स कहते हैं। इसमें CaCO3 की मात्रा ज़्यादा होती है, CaCO3 की मात्रा ज़्यादा होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और साथ साथ कैल्शियम ऑक्साइड यानी शुष्क वाला भी चूना पाया जाता है। तो ये सब ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो ऐसे पौधों को कैल्सिकोल्स कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो डीप इकोलॉजी जो टर्म है इसको दिया था अर्नी नेस ने 1973 में, ठीक है। तो किसने दिया था? अर्नी नेस ने दिया था 1973 में। श्वसन मूल किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है? रिस्पिरेटरी जो रूट्स होती हैं किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलती हैं? तो वो मैंग्रोव में मिलती हैं, जो दलदली भूमियाँ होती हैं जहाँ पर जो वाटर लॉक्ड सॉइल होता है, वाटर लॉक्ड सॉइल में जहाँ पर ये मैंग्रोव टाइप के बन पाए जाते हैं, तो उन वनस्पतियों में श्वसन मूल प्रकार की जो है जड़ें पाई जाती हैं। इसमें जड़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा विशालकाय जड़ें हो जाती हैं, तो उसे मैंग्रोव कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जिस स्थान में पाए जाते हैं तो वहाँ पर जो है अपना होल्डिंग बनाए रखने के लिए, कि अपने को अस्थायी बनाए रखने के लिए जड़ें बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती हैं, ठीक है, तो उसे श्वसन मूल प्रकार की जड़ें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी हैं। तो क्रमशः ओरोबैंकी जो है ये पूर्ण मूल परजीवी है, और जो पूर्ण स्तंभ परजीवी है वो है अमरवेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 34। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है? तो साथियों उसे कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा मीन्स आपका कवक और साथ ही साथ में पौधे की किसी जड़ का एसोसिएशन कहलाता है, सिम्बायोसिस कहलाता है माइकोराइजा। कीड़भक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं? तो साथियों बिल्कुल अपना भोजन बना पाते हैं, लेकिन वो जिस स्थान पर पाए जाते हैं कीड़भक्षी पौधे, वहाँ पर जो है कह सकते हैं कि नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो छोटे छोटे जो कीट पतंग होते हैं उनको पकड़ करके अपना भोजन या अपना शिकार बना लेते हैं, ठीक है। तो भोजन बना लेते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भक्षण करते हैं। इसलिए ऐसे पौधे कीड़भक्षी पौधे होते हैं, भोजन अपना बनाते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए ना होकर के रहने के लिए होता है तो ऐसे संबंध को कहा जाता है? तो उसे कहते हैं साथियों अधिपादप, इपीफाइट्स कहते हैं। जब भोजन के लिए यानी खाद्य पदार्थ के लिए जब एसोसिएशन ना होकर के निवास के लिए हो, तब ऐसे संबंध को अधिपादप कहा जाता है, इपीफाइट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथस, डायोनिया और ड्रोसेरा ये कुछ पौधों के नाम हैं। तो यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथिस, डायोनिया और ड्रोसेरा किस पौधों के, कैसे पौधों के उदाहरण हैं? तो ये सभी के सभी इंसेक्टिवोरस होते हैं, सभी के सभी कीटभक्षी पौधे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथिस, डायोनिया और ड्रोसेरा। यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथिस, डायोनिया और ड्रोसेरा ये सारे के सारे पौधे क्या हैं? ये सब कीटभक्षी हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है। तो साथियों आम के वृक्ष का जो अर्धतना परजीवी है लोरेंथस है। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 39। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है, तो वो है आपका इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र को माना जाता है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की आधारभूत इकाई। इकोलॉजी की जो फंडामेंटल जो यूनिट होती है वो कहलाती है आपका इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है? तो साथियों माना जाता है सूर्य विकिरण को, ठीक है। जो सन रेडिएशन होता है वो जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख जो है चालक बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41। आहार जाल की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो आहार जाल की विविधता में, मतलब आहार जाल जो होता है, जो फूड वेब होता है, उसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, उसमें ज़्यादा विविधता होती है। तो उससे क्या होता है कि वो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में वृद्धि कर देता है, ठीक है। तो उससे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 42। सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है? क्या कह रहे हैं कि सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता, तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है, सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं, तो किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है? तो सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के द्वारा प्राप्त होती है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो वो किया था पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो एजी टेंसले ने किया था। श्वसन की क्रिया है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन जो है एक प्रकार की अपचायक क्रिया है, एक रिड्यूसिंग प्रोसेस है, ठीक है, ये रिडक्शन है। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर आपका 45। किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो मतलब कौन सी लाइट है जिसमें फोटोसिंथेसिस पाया जाता है? तो साथियों वो है लाल और नीला, ठीक है। लाल और नीला जो कलर होता है, जो रंग होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की अच्छी खासी की मात्रा देखी जाती है। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक इसी में होता है।
क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 और H2O का क्रमशः होता है। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है अपचयन यानी रिडक्शन होता है, और जल होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 47, सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो सभी जो उपभोक्ता होते हैं उसमें परपोषी गुण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? तो द्वितीयक उत्पादक क्या होते हैं? तो परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को कहा जाता है द्वितीयक उत्पादक। ठीक है, द्वितीयक उत्पादक किसे कहा जाता है? तो द्वितीयक उत्पादक कहते हैं परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को। क्वेश्चन नंबर 49, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं प्रीडेटर्स कहते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं प्रीडेटर। क्वेश्चन नंबर आपका 50, ये हमारा आधा पड़ाव यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकृति के होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है सर्वोच्ची। तो जो आप हर्बीवोरस भी हों और कार्निवोरस भी हों, दोनों कैरेक्टर वाले हों, तो उन्हें कहा जाता है सर्वोच्ची, वो ओमनीवोरस कहलाते हैं। प्रकृति का मेहतर यानी स्कैवेंजर किसे कहा जाता है? तो वो अपघटक यानी डिकम्पोजर और फंजाई यानी कवक को माना जाता है। प्रकृति का मेहतर का मतलब स्कैवेंजर मतलब जो प्रकृति की सफाई करती है। ठीक है, डिकम्पोज करता है, सड़ाता गलाता है, तो वो डिकम्पोजर होते हैं, और फंजाई को माना जाता है। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं, तो जीवीय और अजीवीय संबंधों घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक। ठीक है, तो अपघटक जो होते हैं, जो डिकम्पोजर होते हैं, वो बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरलिंक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है खाद्य जाल। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित क्या करता है? तो वो करता है खाद्य जाल। क्वेश्चन नंबर 54, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई माना जाता है ऊष्मा को। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है, तो प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकीय तंत्र। ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? तो वो जलीय अपघटन के द्वारा यानी हाइड्रोलिसिस के द्वारा ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, प्रत्येक पोषण तल पर कितने यानी जो ट्रॉफिक लेवल जो होता है, तो प्रत्येक पोषण तल यानी प्रत्येक जो ट्रॉफिक लेवल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैवीय क्रियाओं में उपयोग कर ली जाती है? तो जैविक क्रियाओं में उपयोग कर ली जाती है कि जैविक क्रियाओं से नष्ट हो जाती है? 90%। अच्छा, 90% जो है, 10% सेफ होती है। ठीक है, और 90% जो है वो नष्ट हो जाती है, तो 90%। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 58, एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या होती है, तो जो एक बैलेंस इकोसिस्टम होता है उसमें जो जीवों की संख्या होती है वो स्थिर होती है। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? तो साथियों बनेगा उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा कैसे बनेगा? नीचे एक वृक्ष होगा, ठीक है, उसमें बहुत सारी चिड़ियाँ पाई जाएंगी, बर्ड्स होंगे, उसके ऊपर पे जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे। ठीक है, तो कम सबसे संख्या जो है उल्टा बन गया। ये तो हमने गलत बना दिया, इसको ऐसे बनना चाहिए था। 1 मिनट, ये ऐसे बनना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर नीचे रहेगा एक पौधा रहेगा और ऊपर इनकी संख्या ज़्यादा रहेगी, ये उल्टा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर एक प्लांट रहेगा, उसके बाद चिड़ियों की संख्या रहेगी, और सबसे ज़्यादा जो रहेंगे वो रहेंगे डिकम्पोजर से कह सकते हैं, वो इंसेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये उल्टा बनेगा। ठीक है, तो एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? तो साथियों बनेगा उल्टा बनेगा। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा? तो वो भी उल्टा बनेगा। ऊपर बड़ी मछलियाँ रहेंगी, उसके बाद छोटी मछलियाँ रहेंगी, फिर उसके बाद भार की बात करें तो बड़ी मछलियाँ रहेंगी, इनका भार बहुत ज़्यादा रहता है, छोटी मछली उनका थोड़ा भार कम है, और जो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, वो उन सब का बहुत छोटा छोटा, वो बहुत कम वेटेड होते हैं, तो भार के अकॉर्डिंग ये उल्टा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। तो प्रत्येक पोषण तल के जंतु कितने प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं? तो 10% जो ऊर्जा होती है वो नेक्स्ट लेवल में पहुंचा दी जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो जो सैप्रोफाइट्स जो फूड चेन होता है, फूड वेब होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डेट्रिटस कहा जाता है। ये थोड़ा सा या मिस्टेक है, डेट्रिटस बोला जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो साथियों उसे कहा जाता है डेट्रिटस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 64। एक सीमा तक प्रकृति की अपनी पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो प्रकृति जो है अपनी पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करती है, उसकी इस कैपेसिटी को, इस क्षमता को होमियोस्टैटिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65। किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? तो साथियों वो क्रिया है डिनाइट्रिफिकेशन, उसे कहते हैं विनाइट्रीकरण।
क्वेश्चन नंबर 66, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में किस चक्र में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो वो है हाइड्रोजन चक्र। हाइड्रोजन चक्र में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन जो धान का पौधा है वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो साथियों, धान का जो पौधा होता है वो उसे अमोनिकल फॉर्म में लेता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला हमारा 68, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का जो सही क्रम है, सबसे पहले डाइटम पाया जाएगा, जो एक प्रकार का पौधा है, शैवाल है, ठीक है, वो स्वपोषी है। उसके बाद क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं, ये पाए जाएंगे। उसके बाद हेरिंग एक प्रकार का जो है मांसाहारी उपभोक्ता है। तो इस तरीके से इसका सीक्वेंस होगा, इस प्रकार से इसका क्रम होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। 69 क्वेश्चंस, स्थलीय परितंत्रों में सबसे बड़ा परितंत्र होता है, तो वो होता है स्थलीय परितंत्रों में सबसे बड़ा जो है वन पारिस्थितिकी तंत्र। और जल की बात करें तो जल में महासागर सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 70, रासायनिक तत्वों का जीव मंडल परितंत्र में प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो वो पौधों की जड़ों द्वारा होता है। क्या कह रहे हैं? रासायनिक तत्वों का जीव मंडल परितंत्र में प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो पौधे जो होते हैं जड़ों के माध्यम से जो रासायनिक तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उसको एब्जॉर्व करते हैं, तो जड़ों के माध्यम से होता है, पौधों की जड़ों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, तो किस चक्र के माध्यम से अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होकर गमन होता है और पुनः अजैविक दशा में वापस आ जाते हैं? तो वो है भूजैव रासायनिक चक्र द्वारा। ठीक है, कौन सा चक्र है? भूजैव रासायनिक चक्र द्वारा। अभी हम इसका जो पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो कुछ चीज़ें जो यहाँ पर मिस हो रही हैं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हमारा प्रयास रहेगा कि फर्स्ट इस वाले पार्ट में जो हम टॉपिक्स या कह सकते हैं जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिटेल रहेगा, ज़्यादा डिटेल नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कार्बन का जैविक भंडारण होता है। तो कार्बन का जैविक भंडारण होता है पौधों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73, आदि वायुमंडल कैसा था? तो जो आदि वायुमंडल था, यानी जो कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर था, वो था अपचायक प्रकार का था। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन कहलाता है, तो वो कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 75, अमोनिया लवण के नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहलाता है नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, समस्त फास्फोरस का कितने प्रतिशत चक्रीय मार्गों में सम्मिलित होता है? तो वो 10% है, जो चक्रीय मार्गों में जो साइक्लिक जो पाथवे होता है उसमें सम्मिलित होता है, तो 10%। क्वेश्चन नंबर 77, परिस्थितियाँ कार्यशीलता की आधारभूत इकाई क्या है? या कह सकते हैं पारिस्थितिकी कार्यशीलता, ऐसे लिखना चाहिए। पारिस्थितिकी कार्यशीलता की आधारभूत इकाई क्या है? तो वो है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम। इकोक्लाइन क्या है? इकोक्लाइन क्या है साथियों? तो इकोक्लाइन दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल जो होता है, जो ट्रांजिशन जोन होता है, दो डिफरेंट प्रकार के जो इकोसिस्टम होते हैं, इकोसिस्टम ही बोलेंगे, दो डिफरेंट जो इकोसिस्टम होते हैं, तो उनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसे कहा जाता है इकोक्लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितनी है? तो वो है 333 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 333 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या है? तो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, इकोलॉजी इन्वायरमेंट साइंस एंड इकोलॉजी का, तो उसमें हमने बताया था एनपीपी के बारे में, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो आपको वहाँ पर हमने समझाया था कि क्या होता है एनपीपी, क्या होता है। तो कह रहे हैं कि जो समस्त पृथ्वी है, तो जो वो आपका पूरा वर्ल्ड है, ठीक संसार है, ये अर्थ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं, तो उनका शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितनी है? तो जो एक एवरेज निकाला गया है, ठीक है, तो वो कितना है? 333 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष, ये इतना माना गया है। क्वेश्चन नंबर 80, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का क्या अर्थ है? तो क्या मतलब होता है स्टेबिलिटी का, इकोसिस्टम का? तो साथियों जो है, प्रत्येक तत्व के उत्पादन और उपभोग में संतुलन को कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता या स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 81, विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता यानी एनपीपी कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, दलदली क्षेत्रों में तथा नदियों के मुहाने वाले भागों में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता यानी एनपीपी कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, दलदली क्षेत्रों तथा नदियों के मुहाने वाले भागों में। क्वेश्चन नंबर 82, विश्व की संपूर्ण क्षेत्रफल का सकल नेट प्राथमिक उत्पादन कितना है? सकल हमें लगता है शायद कुछ गलत हो गया है, विश्व की संपूर्ण क्षेत्रफल का शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध नेट प्राथमिक उत्पादन कितना है?
तो ये साथियों शुद्ध होना चाहिए, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, इसको होना चाहिए शुद्ध। तो विश्व की संपूर्ण क्षेत्रफल का शुद्ध नेट प्राथमिक उत्पादन जो है आपका कितना है, तो वो 170 गुणे 10 के पावर 9 टन प्रति वर्ष। तो ये 10 के पावर 9 है, ये थोड़ा सा जो है उसमें सही तरीके से इसकी एडिटिंग नहीं हो पाई, जो है 10 पावर 9 है, इसको याद रखिएगा। इसकी संपूर्ण क्षेत्रफल का हमें लगता है कि ये ग्रॉस है ना, नेट प्राथमिक उत्पादन है, तो वो है 170 गुणे 10 पावर 9 टन प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर हमारा 83, ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राथमिक चक्र दुष्प्रभावित होता है, तो वो साथियों प्रभावित होता है फास्फोरस चक्र। ज्वालामुखी एक्सप्लोजन होता है तो उसमें से फास्फोरस चक्र को वो प्रभावित कर देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84 कि घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है, तो वो होता है सीधा पिरामिड, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो वो सदैव सीधा होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशी होता है। जो खाद्य जाल होता है यानी जो फूड वेब है, उसमें जो एनर्जी फ्लो होता है वो एक दिशी होता है, एक दिशा में होता है। और अधिक ऊर्जा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, और वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर सदाहरित वन होते हैं, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, मृदा परिच्छेद्रिका यानी जो सॉइल प्रोफाइल होती है का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये संस्था लिख हुआ है, ये संस्तर होना चाहिए। ये होरिजन है जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो साथी हो ओ होरिजन। ओ होरिजन में सबसे ज़्यादा जो है कार्बनिक पदार्थ मात्रा में पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ की सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा पाई जाती है किस संस्तर में, किस होरिजन में, तो वो है ओ होरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, तो सही क्रम है आपका घास, उसके बाद हिरण, उसके बाद शेर, उसके बाद जू, ठीक है। ये जो है आपका सही क्रम है घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं, जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं, तो कहते हैं उसे जनसंख्या कहा जाता है, उसे पॉपुलेशन कहा जाता है। एक से अधिक जातियों का समूह किसी स्थान पर रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जैव समुदाय कहते हैं। तो जैव समुदाय में जो जनसंख्या होती है वो अलग अलग प्रकार के जीवों की अलग अलग जनसंख्या पाई जाती है, तो अलग अलग जनसंख्याएं जब एक जगह पाई जाती हैं तो उसे कहते हैं जैव समुदाय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कि सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो साथियों सामान्य रूप से जो आहार श्रृंखला होती है, जो फूड चेन होती है, उसमें 4 कड़ियाँ पाई जाती हैं। स्क्लेरोफाइट शब्द प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है झाड़ी पौधों के लिए, जो झाड़ी पौधे होते हैं उनके लिए टर्म यूज किया जाता है स्क्लेरोफाइट शब्द। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकीय तंत्र में उलट जाता है, तो वो तालाब पारिस्थितिकीय तंत्र में उलट जाता है। जीव भार का जो पिरामिड होता है कौन से पारिस्थितिकीय तंत्र में उलट जाता है, तो वो तालाब पारिस्थितिकीय तंत्र में उलट जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र है, तो साथियों सबसे ज़्यादा जो अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है तो वो महासागर को माना जाता है। खेत किस प्रकार का परितंत्र है, तो खेत एक प्रकार का कृत्रिम परितंत्र है, या कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल है, ठीक है, इकोसिस्टम। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं, तो साथियों वो लिंडमैन हैं। लिंडमैन जो है ऊर्जा का जो 10% का जो उन्होंने जो नियम दिया था, तो वो वैज्ञानिक हैं लिंडमैन। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 99, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, तो वो स्थापित किया गया है ओस्लो में। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का वो है वायु है। वायु क्या है, तो वायु साथियों एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें डिफरेंट टाइप की गैसें पाई जाती हैं। तो ये था हमारा इकोलॉजी और इकोसिस्टम बेस जो है वन लाइनर 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट जो भी आपके सुझाव है वो सुझाव आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जल्दी ही इसके पार्ट 2 के साथ आपके बीच में उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।